Hello guys, my name is Vinod Dagar and today I am going to discuss about the foreign exchange rate of class 12. This is very important topic. So let's start with the introduction of this chapter. Foreign exchange rate. First of all, you may be thinking that why we need of foreign exchange. For your kind information, foreign exchange का मतलब foreign currency से है. Don't confuse. Again and again की what is exchange? Exchange means foreign currency. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत क्यों है. तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एज यू नो, टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, every nation is needed to make a lot of transactions with the rest of the world, and every nation has to accept the currency of their own. आपको बताया, इफ यू मेक ट्रांजेक्शन विद द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एटसेट्रा, यू डेफिनेटली यू विल हैव टू मेक पेमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर करेंसी, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी पेमेंट को. ठीक है, तो इसके लिए तो हमें किसकी जरूरत होती है? फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है. सेकेंड थिंग, एज यू नो, आरबीआई डज नॉट प्रोड्यूस फॉरेन करेंसी. हु प्रोड्यूसेस फॉरेन करेंसी? भाई डॉलर है तो यूएसए करेगा, पाउंड है ब्रिटेन करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जिनकी जो करेंसी है वो नेशन प्रोड्यूस करेंगे. अगर रुपये की बात करें तो रुपये को प्रोड्यूस करने का राइट किसके पास? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के पास है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास राइट है. किसका? इंडियन करेंसी इश्यू करने का. ऐसे उनके पास है. तो जब हमें उनकी करेंसी में पेमेंट करनी है, क्योंकि वो पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे अपनी करेंसी में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जरूरत होगी किसकी? फॉरेन करेंसी की. इट मींस फॉरेन एक्सचेंज की. अब नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? अब रेट का मतलब ये है, जैसे एक प्रोडक्ट का रेट होता है. नॉर्मली आप बाजार से कोई भी सामान परचेज करते हो तो उसका रेट क्या है? तो रेट का मतलब यही है कि वो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ योर इंडियन रुपी यू गिव टू गेट 1 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी. आप उस कमोडिटी को खरीदने के लिए कितनी यूनिट देते हो रुपये की, तो वो उसका रेट हो गया. ऐसे ही आप थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कीजिए, जो फॉरेन एक्सचेंज वर्ड मैंने लिखा है, इट मींस फॉरेन करेंसी. हम इसको आप करेंसी भी कंसीडर कर सकते हो, फॉरेन करेंसी रेट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो फॉरेन करेंसी है, जो भी व्हाटएवर, उसका रेट क्या है? रेट का मतलब ये है कि हाउ मेनी यूनिट्स यू नीड टू गिव इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. आपको अपनी करेंसी की कितनी यूनिट्स देने की जरूरत है किसी पर्टिकुलर नेशन की करेंसी को खरीदने के लिए, लेने के लिए, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडियन 50 रुपी, ये रुपी का साइन है, इज इक्वल टू $1, ये डॉलर का साइन है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है, यू आर रिक्वायर्ड, यू नीड टू गिव 50 रुपी, यू नीड टू गिव 50 यूनिट्स ऑफ योर करेंसी इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ डॉलर. मतलब डॉलर की 1 यूनिट के लिए आपको कितनी करेंसी की जरूरत है? आपको 50 यूनिट देने की जरूरत है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया रेट ऑफ एक्सचेंज. यानी फॉरेन करेंसी से जब हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, ये उसका रेट है. इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. राइट. दूसरा, और भी बहुत सारी सिंपल आप डेफिनेशन बना सकते हो फॉरेन एक्सचेंज रेट की. जैसे कि आप सिंपल कह सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेशो ऑफ करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज. टू कंट्रीज की जो करेंसीज है उनका रेशो भी है. ठीक है, तो आई होप कि आपको कम से कम फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. चलो, ये तो बात होगी कि 50 रुपीज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर. अगर फिर 1 रुपए की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, इट मींस आपके 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी? किसके कंपैरिजन में? यूएस डॉलर के कंपैरिजन में. तो कैसे निकालेंगे भाई? 1 रुपी इज इक्वल टू 1/50. इसका मतलब क्या आया? अगर 1/50 करें तो ये आ जाएगा 0.0, राइट, 0.02. अब ये क्या हो गया? यानी आपका 1 रुपी इतने सेंट के बराबर है. सेंट कहां से आ गया? वी आर कंपेयरिंग आर इंडियन रुपी विद द डॉलर. ये सेंट कहां से आ गया? सेंट एग्जैक्टली ऐसे है जैसे इंडियन रुपी में पैसे होते हैं, ऐसे ही डॉलर्स में सेंट होते हैं. तो हमारा 1 रुपी 0.0 सेंट के इक्वल है.
तो ये क्या है, एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। फॉरेन करेंसी कौन सी, इंडियन करेंसी को छोड़ के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अदर नेशंस की जो करेंसी है, चाहे वो पाउंड हो, पाउंड भी दो तरीके होते हैं, स्टेबलाइजिंग और दूसरा येन हो, दिनार हो, रुबेल हो, ठीक है, यूरो हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी कहलाती है अपनी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के। इट मींस एक्सेप्ट इंडियन रुपी, ऑल करेंसीज आर कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज फॉर अस, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये किसने डिसाइड किया, हु हैज डिसाइडेड दिस रेट दैट you have to give 50 units of your currency in order to get 1 unit of US dollar, ये कौन डिसाइड करता है, राइट। तो इसको डिसाइड करने के 3 मेथड्स हैं। जब से सिस्टम चला आ रहा है, we do not have a fixed date कि since when we have been following these systems, हम इनको कब से फॉलो कर रहे हैं ये exactly तो nobody knows, but 3 मेथड्स हैं। पहले जो किया करते थे और आज जिस तरीके से हमारी करेंसी की वैल्यूएशन होती है इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी, या ऐसे कह दो कि अदर कंट्रीज की जो करेंसी है उनकी क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीस, आजकल कैसे डिसाइड होता है। तो इसके 3 मेथड्स हैं। पहला है हमारा फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, राइट। फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट यानी जो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का जो रेट है, भाई किस रेट से क्या रेट होगा आपकी करेंसी का, तो पहला हमारा फिक्स सिस्टम है। सो देखिए, अंडर फिक्स्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, वैल्यू ऑफ अ करेंसी वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट अ फिक्स्ड रेट। इट मींस किसी भी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता था, अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट was decided the value of its currency as a fixed rate, fixed rate से कि एक बार जो गवर्नमेंट ने कर दिया वो कर दिया। फिर ऐसे टाइम में तो यार हर गवर्नमेंट, कोई भी नेशन है, आप ही अपना एग्जांपल ले लो, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको उसकी वैल्यू डिसाइड करनी है, तो आप ये चाहोगे कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा हो। एग्जैक्टली ऐसा करेंसी के मामले में भी हो सकता है। फिर क्या तरीका है, कैसे करते थे और कैसे फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसके फिक्स्ड जो सिस्टम है इसके अंदर भी 2 पार्ट्स थे, इट मींस 2 मेथड्स थे। किस बात के मेथड्स, टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के। उनका क्या नेम है, एक तो है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड, आई रिपीट गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और सेकंड जो मेथड है उसका नेम है ब्रिटेन वुड्स, ब्रिटेन वुड्स, या यू कैन से एडजस्टेबल पैग सिस्टम, एडजस्टेबल पैग सिस्टम। सो पहले इसको डिस्कस करते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है। अंडर दिस सिस्टम एवरी कंट्री वाज टू डिफाइन इट्स करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फर्स्ट, देन एक्सचेंज रेट would be decided। मतलब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी नेशंस हैं, पहले सभी नेशंस की गवर्नमेंट को या नेशंस को अपनी करेंसी की वैल्यू डिफाइन करनी थी, किसमें, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड की टर्म्स पे सभी को अपनी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करनी थी। फिर आपस में उसके बेस पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था। कैसे, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर वालों ने कहा कि भाई हमारा $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, जी मींस ग्राम। फॉर एग्जांपल कोई दूसरी करेंसी है, जैसे सपोज कीजिए ये इन वालों का यूरो का ले लो, यूरो का साइन कुछ ऐसा होता है, राइट। द साइन मे बी डिफरेंट बट सीम्स टू बी, बस सिमिलर होता है इसके। सपोज कीजिए यूरो का साइन है, यूरो वालों ने कहा भी हमारा तो 1 यूरो 4 ग्राम के इक्वल है। इसका मतलब डॉलर ने भी यूरो ने भी अपनी करेंसी की वैल्यू डिसाइड कर दी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड की टर्म्स में, तभी इसका नाम गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड की टर्म्स में कर दी। अब अगर आपस में ये एक्सचेंज होगा, किसका,
किसका एक्सचेंज, डॉलर का और यूरो। तो कुछ इस तरीके से होगा भाई, इसकी वैल्यू, यूरो की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में डबल है, क्योंकि उसकी तो एक यूनिट से 2 ग्राम गोल्ड आता है और इसकी एक यूनिट से 4 ग्राम गोल्ड। तो इसका मतलब ये हो गया $2 इज इक्वल टू 1 यूरो। इसका मतलब तो ये हो गया एग्जैक्टली, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू आप देखो गोल्ड की टर्म्स में डबल है ना, इसकी तो एक यूनिट में 4 ग्राम गोल्ड और इसकी एक यूनिट में 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो डबल है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसकी एक यूनिट लेने के लिए, यूरो की एक यूनिट लेने के लिए $2 आपको देने पड़ेंगे। यू नीड टू गिव $2 इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ यूरो। तो कुछ इस तरीके से जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है, डिसाइड होता था अंडर फिक्स्ड सिस्टम। और फिक्स्ड में भी कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में राइज होता है कि यार फिर ऐसे ये किसने डिसाइड किया, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है। डॉलर वालों ने कहा कि भाई हमारी जो 1 यूनिट डॉलर की 2 ग्राम गोल्ड के बराबर। अब ये कैसे, ये भी तो डिसाइड हुआ होगा, क्योंकि ऐसे तो इंडियन वाले कहेंगे हमारा तो 1 रुपी 1 ग्राम के इक्वल है। हाउ वाज इट पॉसिबल। तो इसका भी एक सिस्टम था कुछ, वो सिस्टम क्या था, इसको तभी गोल्ड स्टैंडर्ड का नेम दिया है क्योंकि पहले जब ये सिस्टम चलता था तो ये जो करेंसी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिसाइड होती थी इस तरीके से। कुछ सपोज कीजिए, जैसे आपके पास, मतलब आपके गवर्नमेंट के पास रिजर्व में 2000 ग्राम गोल्ड है, 2000 ग्राम गोल्ड है, अवेलेबिलिटी है गवर्नमेंट के रिजर्व में, और उस नेशन की गवर्नमेंट ने कुछ करेंसी की यूनिट भी चलाई हुई है मार्केट में। सपोज कीजिए वो यूनिट्स है 1000, रिमेंबर 1000 तो यूनिट्स हैं, यानी 1000 सिक्के चले हुए हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि पहले तो कॉइन्स ही थे, ठीक है। ये पेपर करेंसी तो काफी बाद में आई है, हर नेशन में कॉइन होते थे, चाहे वो डॉलर के हो, यूरो के हो, इंडियन रुपी आपको पता है वो भी कॉइन होते थे। तो 1000 कॉइन इश्यू किए हुए हैं किसी नेशन ने, और गोल्ड कितना है उस गवर्नमेंट के पास रिजर्व में, 2000 ग्राम। तो इस गोल्ड को डिवाइड कर देते हैं ताकि एक हमारा जो एक सिक्का है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू निकल आए। तो इसका मतलब 2000 ग्राम को डिवाइड कर दो किससे, 1000 यूनिट्स हैं जो कॉइन की, तो हमारी एक यूनिट जो भी है, हमारी जो एक यूनिट यानी एक कॉइन की वैल्यू क्या आ गई गोल्ड की टर्म्स में, 2 ग्राम। कुछ इस तरीके से गोल्ड की टर्म्स में सभी नेशन अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करते थे। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। जब गोल्ड की टर्म्स में कर दी, उसको बेस लेके फिर आपस में एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था, जैसे कि इस अब एग्जाम्पल में मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। तो ये तो था हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। एक बार जो फिक्स हो गया गोल्ड की टर्म्स में, वो ही चलता था, चेंज नहीं होता था। जैसे आज की टाइम की बात करें हम, अब तो रियल लाइफ में डे टू डे आप देखते हो, यू माइट बी रीडिंग न्यूज़पेपर, यू विल फाइंड दैट जो रेट है, वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी कीप्स चेंजिंग इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर, यूरो। बिना रोजाना कुछ ना कुछ लिटिल बिट चेंजेस आता रहता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो सिस्टम कुछ और है। बट अंडर फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एक बार जो फिक्स कर दी वही चलता था। फिर कुछ दिन ये सिस्टम चला, और यहाँ पे दिन मतलब ये नहीं कि एक दो महीने, सालों साल, ठीक है, मैनी ईयर्स ये सिस्टम चला। उसके बाद टाइम चेंज हुआ, सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई, उस सिस्टम में प्रॉब्लम लगने लगी लोगों को, तो फिर सेकंड जो हमारा मेथड है वो इन्वेंट हुआ। और सेकंड मेथड कौन सा है इसके अंदर, वो है ब्रिटेन वुड्स। क्योंकि इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक है कि एक बार जो वैल्यू डिसाइड होगी वही रहेगी क्या। सपोज कीजिए अगर गोल्ड की क्वांटिटी गवर्नमेंट के रिजर्व में, आई रिपीट, जो गोल्ड की क्वांटिटी है गवर्नमेंट के पास रिजर्व, उसमें चेंज आता है भाई, कई बार गोल्ड ज्यादा भी आ जाता है, कम भी हो जाता है। अगर उसमें चेंज आता है तो फिर आपकी जो करेंसी की वैल्यू शुड बी चेंज्ड, ऑब्वियस सी बात है, होनी चाहिए। तो ये चीज फील हुई लोगों को, मतलब कि हमारे वर्ल्ड को ये चीज फील हुई, तो दूसरा सिस्टम बना दिया आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। इट मींस 1944 तक तो यही चला था, जब स्टार्टिंग से जीता, फिर ये आया 1944 में ये आया। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जो यूएसए है वो सुप्रीम पावर बना, राइट। और ये जो ब्रिटेन वुड्स है
इज द नेम ऑफ अ प्लेस इन यूएसए, यूएसए में प्लेस है उसका नेम है, तो इसको ब्रिटेन वुड्स के नाम से भी जानते हैं। और तभी 1944 में ही IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टेब्लिश्ड, तभी ये IMF एस्टेब्लिश हुआ था, और बाद में IMF का नेम चेंज करके या इसी का एक एक्सटेंसिव फॉर्म वर्ल्ड बैंक के नेम से, राइट। तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जे बी फिक्स्ड और ये भी फिक्स्ड का पार्ट है। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें वो वाली बात थी, उसका आंसर दिया था जिन लोगों को ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट के पास जो रिजर्व है, रिजर्व में चेंज आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है, तो वैल्यू में भी चेंज आना चाहिए, उनकी करेंसी में बिल्कुल आना चाहिए। तो एग्जैक्टली उसी का आंसर है, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया था अंडर दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें क्या किया था, एडजस्टेबल पैक क्यों बोलते हैं इसको, ये पैक का मतलब रिलेट होता है। जब यूएसए सुप्रीम पावर बना तो यूएसए ने क्या किया, भाई अब जितने भी नेशंस हैं, सभी नेशंस अपनी करेंसी को यूएसए से रिलेट करेंगे। मतलब ये है कि आप पहले गोल्ड से करते थे रिलेट कि भाई हमारी एक यूनिट इतने गोल्ड के बराबर है। अब सभी नेशंस को छोड़ के, यूएसए को छोड़ के बाकी जो अदर नेशंस हैं वो अपनी करेंसी को रिलेट करेंगे किससे, यूएस डॉलर से। फिर आप आपस में आपकी जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। यूएसए से कैसे होगा, यूएसए से तो बता ही दिया, सभी नेशंस ने कहा, सपोज करो इंडिया में रुपी चलते हैं, इंडियन की वैल्यू डिसाइड हुई 20 रुपी, 20 रुपी इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर। यूएस डॉलर से हमने रिलेट कर दी कि भाई हमारी जो 20 यूनिट्स है $1 के बराबर है, ठीक है। और किसी ने कहा कि भाई हमारे जो 5 पाउंड है, 5 पाउंड इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर। ऐसे इस तरीके से पहले गोल्ड की टर्म्स में करते थे, बाद में सिस्टम में यूएसए का जो डॉलर है उससे कंपैरिजन किया, उससे रिलेट कर दी सारी करेंसीज। अब जब हम रुपी और पाउंड का एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा, भाई एक पाउंड की यूनिट लेने के लिए कितने रुपए की जरूरत है, इस बेस पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 रुपी से 20 रुपी इज इक्वल टू 5 पाउंड के, यानी 20 रुपीज में आपको 5 पाउंड मिल जाएंगे। इस तरीके से एक्सचेंज होता है। एक की वैल्यू निकाले तो डिवाइड कर दो, इसका मतलब क्या हो गया, 4 रुपी इज इक्वल टू 1 पाउंड, यानी आपकी 4 यूनिट आपकी करेंसी की और पाउंड की 1 यूनिट। इसका मतलब आपको 4 यूनिट्स देने की जरूरत है 1 पाउंड की यूनिट लेने के लिए। ऐसे कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था अंडर ब्रिटेन वुड्स और एडजस्टेबल पैक सिस्टम। इसको एडजस्टेबल क्यों बोला जाता है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट अलाउड थी अगर किसी के पास, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर इसमें ये कहो जी गोल्ड की तो फिर कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल वैल्यू है, था गोल्ड से ही सिस्टम। ये जो ऐसे किया ना, एक पहले डॉलर को गोल्ड के उसमें दिया गया, भाई डॉलर की क्या वैल्यू है, $1 की क्या वैल्यू है गोल्ड के कंपैरिजन में, बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसी डॉलर से रेट कर दी, तो गोल्ड की तो अभी भी वैल्यू है, इसका मतलब, ठीक है। गोल्ड की तो अभी भी वैल्यू है, क्योंकि अगर यूएसए के पास गोल्ड बढ़ा, यूएसए के पास गोल्ड का रिजर्व बढ़ा गवर्नमेंट के पास, तो यूएसए की जो करेंसी है इट मींस डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर आपकी तो कम हो जाएगी ना, ठीक है। तो वैल्यू कुछ ना कुछ और होगी। तो इस तरीके से था, गोल्ड का रिजर्व बाद में भी जरूरी है, आज भी है वो, तो ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें ये था अगर किसी गवर्नमेंट के पास रिजर्व बढ़ता है, हमारे गवर्नमेंट के पास गोल्ड का रिजर्व बढ़ा, हम चाहते हैं कि भाई ये तो ज्यादा नहीं, 15 रुपए में आ जाना चाहिए $1। अगर हमारे पास गोल्ड का रिजर्व बढ़ा तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है उसमें चेंज आ जाएगा। ओनली किसकी परमिशन से, IMF से प्रायर परमिशन लेनी थी। सम एडजस्टमेंट्स वर अलाउड अंडर दिस सिस्टम। इसमें कुछ एडजस्टमेंट अलाउड थी, जो फिक्स्ड हो गया, एक बार हो गया, उसके बाद भी, ठीक है। सम एडजस्टमेंट्स वर अलाउड अंडर दिस सिस्टम बट ओनली बाय द प्रायर परमिशन ऑफ IMF। बट IMF की परमिशन से वो अलाउ था, इसलिए इसको एडजस्टेबल पैक सिस्टम बोलते हैं और ब्रिटेन वुड्स के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही हमारे जो ये हैं गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रिटेन वुड्स फॉल अंडर फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये तो था हमारा फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। 1944 से लेकर 1977 तक ये सिस्टम चला, और 1977 के बाद फिर नया सिस्टम आया। टाइम चेंज हुआ, सर्कमस्टेंसेस
चेंज हुई, सिस्टम में भी चेंज आ गया। ठीक है, ये तो था हमारा केवल फिक्स्ड, तो दोनों ही फिक्स्ड के पार्ट है, बट इसमें एडजस्टमेंट अलाउड है, इसमें एडजस्टमेंट अलाउड नहीं थी। बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल थिंग्स। उसके बाद फिर से नया सिस्टम, और वो नया सिस्टम कौन सा हमारा, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इन दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बता दूं आपको मैं, बट अब सीबीएसई के अकॉर्डिंग और एचबीएसई के अकॉर्डिंग उस सिलेबस का पार्ट नहीं है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। किसके, इन मेथड्स के, ये जो सिस्टम है फॉरेन एक्सचेंज के। ठीक है, अब वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, नहीं मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हमारे इस चैप्टर का ही पार्ट है। इन तीनों ही सिस्टम के एक दूसरे के कंपैरिजन में कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो पहले सिलेबस को कवर करते हैं। अब आइए सेकंड मेथड पे। सेकंड क्या हमारा, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। जैसे कि नेम से ही पता है फ्लेक्सिबल। 1977 के बाद से अब तक ये सिस्टम चला हुआ है, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम के अंदर कैसे वैल्यू डिसाइड होती है। आज जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, करेंसी की वैल्यू चेंज होती रहती है। न्यूज़पेपर में आपने देखा हो तो कभी 72 रुपी इज इक्वल टू $1, कभी 70 रुपी इज इक्वल टू $1। इट मीन्स चेंज आता रहता है। किस तरीके से, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, तभी उसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। ठीक है, वो किसी ने फिक्स नहीं किया। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम में कौन डिसाइड करता है, इसमें तो बात समझ में आई, गवर्नमेंट ने किया, गोल्ड से रिलेट करके किया, फिर यूएस डॉलर से रिलेट करके किया। इसमें कौन करता है। तो बेटा जी, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज दैट सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड थ्रू द मार्केट फोर्सेस, इज डिटरमाइंड थ्रू द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड किसकी, आप किसकी बात कर रहे हो, प्रोडक्ट की बात तो नहीं कर रहे हो, आप फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हो। तो एग्जैक्टली हमारा मतलब यहाँ जो डिमांड से है वो किससे है, फॉरेन करेंसी की ही डिमांड से है। ये मार्केट फोर्सेस है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। पहले बता दिया, डोंट बी कंफ्यूज्ड। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, एंड सप्लाई, और सप्लाई क्या है उसकी, सप्लाई ऑफ फॉरेन exchange. These are the market forces which determine the value of a currency in terms of other countries currency. किसी भी करेंसी के कंपैरिजन में आपकी वैल्यू क्या है, तो उस करेंसी की आप डिमांड क्या करते हो, या उस अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी डिमांड क्या है फॉरेन एक्सचेंज की, और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई है, इनको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। ये मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है वैल्यू को, किसी भी करेंसी की वैल्यू को। इट मींस फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है ये फोर्सेस। क्वेश्चन यहां ये भी अराइज होता है, डिमांड क्यों की जाती है। कोई भी नेशन है, आप अपना एग्जांपल लीजिए, ठीक है, आप अपने नेशन का एग्जांपल लीजिए। इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में क्या है, व्हाई डू यू डिमांड फॉर यूएस डॉलर्स, डिमांड क्यों करते हैं। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स किसके, डिमांड के। किसकी डिमांड, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों की जाती है। डिमांड की जाती है इंपोर्ट की वजह से, डिमांड की जाती है टूरिज्म टू अब्रॉड, डिमांड की जाती है इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, ग्रांट एंड डोनेशन, एटसेट्रा। एक दो पॉइंट और हो सकते हैं, यूनिट सॉरी वो ट्रांसफर है और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है एटसेट्रा। बाकी जो मेन मोटिव है यू विल कम टू नो। इंपोर्ट्स के लिए हम डिमांड करते हैं, यानी जब हम इंपोर्ट करते हैं, while we purchase goods and services from USA we need to make payment in terms of their currency। अब आपको पता है RBI does not produce foreign currency, it means you have to demand, आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन करेंसी की इन ऑर्डर टू मेक दियर पेमेंट। कहाँ से करोगे, उनसे मांगेंगे भाई, किसी और नेशन से मांगेंगे, डॉलर वालों से। जैसे हमारे यहाँ RBI वो करता है, करेंसी इश्यू करता है,
एग्जैक्टली ऐसे ही फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के नेम से सेंट्रल बैंक है यूएसए में, उससे मांगेंगे। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि कोई भी नेशन रुपी क्यों नहीं लेता, रुपी ले लेगा, बिल्कुल मान ले भी सकता। ठीक है, बट जनरली क्या होता है, इससे भी पहले आप इस चीज को समझिए, हर नेशन अपना रिजर्व मेंटेन करके चलता है, चाहे इंडिया हो यूएसए हो। जैसे ये इंडिया का रिजर्व है, ये यूएसए का रिजर्व है। और रिजर्व का मतलब क्या है, रिजर्व का मतलब है कि हमारे रिजर्व में रुपी भी होगा, ये तो अपनी करेंसी है। ठीक है, और बाकी मेनली तो फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व। तो आपकी अपनी करेंसी है, वो तो रिजर्व में क्या रखना, बाकी इसमें डॉलर भी होंगे, इसमें येन भी होते हैं, इसमें यूरो भी होता है। ठीक है, इसमें पाउंड भी, जो भी करेंसीज है। ऐसे यूएसए के पास डॉलर तो इनका अपना है, बाकी इसमें पाउंड होगा, यूरो होंगे इनके पास, येन होगा, जितनी भी करेंसीज है। थोड़े ही साइन जानते हैं हम लोग करेंसीज का रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो ऐसे रिजर्व में रखता हर नेशन। बिल्कुल आपकी बात मान ली कि जब आप इंपोर्ट करते हैं, भाई इनको यूएसए को रुपए की जरूरत होती है, क्योंकि यूएसए भी तो खरीदता है इंडिया से कुछ ना कुछ। और जब इंडियन ट्रेडर से कुछ खरीदेगा तो इंडियन जो ट्रेडर है वो पेमेंट किस में एक्सेप्ट करेगा, वो पेमेंट रुपी में एक्सेप्ट करेगा। तो एक तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो जो यूएसए है वो रुपी क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है, भाई रुपी में पेमेंट कर दे कि उसके काम आ जाएंगे। चलो मान ली बात, बिल्कुल कर सकता है। बट जो ट्रेडर्स हैं, सपोज कीजिए हम लोग ही हैं, हमसे कोई फॉरेनर्स कुछ खरीद लेता है, भाई मैं क्यों सरदर्दी लूं इस चीज की कि मेरे पास डॉलर आएंगे फिर मैं डॉलर को एक्सचेंज करता फिरूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या जो इसके एजेंट हैं जो कमीशन पे एक्सचेंज कराते हैं। मेरा क्या मतलब, मैं तो यही करूंगा ना फॉरवर्ड से कि आप मुझे तो भाई रुपए दे दो, आप मुझे रुपए दे दो, मेरी तरफ से आप कहीं से एक्सचेंज करके लेके आओ। ठीक है, मैं तो रुपए में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। अगर मैंने किसी को कुछ दिया है फॉरेनर्स को, तो मैं रुपी लेना चाहूंगा, ऑब्वियस सी बात है। अब फॉरेनर्स कहां से लेगा, फॉरेनर्स के पास है ना आरबीआई है हमारा, वहां से ले ले, कि आरबीआई रिजर्व मेंटेन रखता है। आरबीआई को जरूरत है, या दो काम है उसके पास। मैंने अभी बताया था कि यूएसए के पास इंडियन रुपी भी होते हैं रिजर्व में, क्योंकि इनके लिए हमारी करेंसी क्या है, फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है। तो उस बंदे के पास, जो यूएसए का बंदा है, उसके पास ये ऑप्शन है, एक तो वो अपने नेशन से ले आए और मेरी पेमेंट कर दे। मान ली बात, अपने नेशन से ले आया 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी ले आया वो 1 लाख। ठीक है, इनको देके, यानी अपने ही इनका जो कंट्री है, जो इनका सेंट्रल बैंक है, उसके रिजर्व में से ले आया और मुझे पेमेंट कर दी। अच्छी बात है, इस रिजर्व में से ले आया तो आप ये मानो इसमें से कम नहीं होगा क्या, इनका जो रिजर्व था फॉरेन करेंसी का वो कम पड़ेगा। अब इनका जो सेंट्रल बैंक है अपने रिजर्व को मेंटेन रखेगा, क्योंकि हर नेशन रखता है फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन। अब कहां से लेगा, फिर वही बात है, उसको अपनी करेंसी देगी, फिर इंडिया का जो सेंट्रल बैंक उससे मांगने पड़ेंगे। ठीक है, कि हमें 1 लाख रुपी दे दो। तो अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट जो इंपैक्ट है किसका, इंपोर्ट का, अल्टीमेट इंपैक्ट जो है इंपोर्ट का, वो किस पे पड़ता है, वो डिमांड पे पड़ता है। इसका मतलब आपको डिमांड, ये डिमांड को शो करता है कि आप डिमांड करोगे डॉलर्स की पेमेंट करने के लिए उनकी। वो अलग बात है कि आप यहीं से ले जाओ, बात तो फिर वही है कि हमारा आरबीआई कहां से लेके आएगा, आपने तो कम कर दिया, आपने तो आरबीआई से एक्सचेंज करा लिए, $10,000 ले गया, मान ली बात। बट आपका रिजर्व फॉल होगा 10,000 से, तो हमारा आरबीआई कहां से लेगा, अब आरबीआई तो प्रोड्यूस करता नहीं है, इसको मांगना पड़ेगा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका से, सेंट्रल बैंक है यूएसए का, वहां से मांगना पड़ेगा। तो आखिरकार हुआ क्या, आखिरकार ये हुआ इंटरनेशनल लेवल पे क्या दिखा, इंटरनेशनल लेवल पे दिखा कि भाई किसकी डिमांड है, यूएस डॉलर की डिमांड है। कोई नेशन यानी इंडिया अपनी करेंसी देके हमारे डॉलर की डिमांड कर रहा है, तो इसलिए ये डिमांड के रीजन है। डिमांड क्यों की जाती है, ठीक है, इंपोर्ट की वजह से डिमांड की जाती है। टूरिज्म टू अब्रॉड, आप घूमने के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाओगे तो उनकी करेंसी की आपको जरूरत पड़ेगी,
ठीक है, तो आप एक्सचेंज तो यहां से भी करा सकते हो, वहां से भी ले सकते हो, कहीं से कर लो, कुल मिला के आप डिमांड कर रहे हो। वहां से जा, अगर वहीं से आपने डॉलर मांगे, उनकी नेशन में चले गया, वहां से आप डॉलर की डिमांड की, तब भी तो डिमांड है। तब भी ये देखा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि डॉलर की डिमांड है। इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, अगर आप किसी भी फॉरेन नेशन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनकी ही करेंसी में इन्वेस्ट हो सकती है ठीक है, तो डिमांड का रीजन है। दूसरी तरफ ग्रांट्स एंड डोनेशन है, अगर आप किसी को ग्रांट देते हो, नेशन एक दूसरे को इमरजेंसी के टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी कोरोना की प्रॉब्लम चली हुई है, कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं, डोनेशन वगैरह ग्रांट वगैरह भी दे देते हैं, तो ये भी किसका कंपोनेंट्स है, डिमांड का, मतलब डिमांड को शो करते हैं ये सारी आपकी एक्टिविटी। ऐसे सप्लाई की भी कुछ है, फिर सप्लाई कहां से होगी, चलो डिमांड का तो रीजन आगे समझ में हम लोग करते हैं, यानी इंडियन की वजह से, इंडियन की जो एक्टिविटीज है आउटसाइड, वो डिमांड का रीजन है। तो सप्लाई का रीजन क्या है, किसकी सप्लाई, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा वो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सप्लाई का काम करेगा आपके लिए। अगर कोई भी इंडियन ट्रेडर, कोई भी इंडियन प्रोड्यूसर कोई सामान एक्सपोर्ट करता है, दे हैव टू मेक पेमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीस। उनके पास तो इंडियन रुपी नहीं है, वो कहीं से खरीदेंगे इंडियन रुपी, इसका मतलब रुपी की डिमांड है, और अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं, वो सप्लाई, अपनी करेंसी दे देंगे, ये लो जी हमारी करेंसी रुपए दे दो, तो हमारे लिए हमारे पास आएगा, वो सप्लाई का काम है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कोई लोग घूमने आते हैं, अतुल्य भारत आपने सुना होगा, आमिर खान का भी, अमिताभ बच्चन उसका ब्रांड एम्बेसडर है, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाहर के लोग इंडिया में घूमने आए, उसका बेनिफिट यही है बेटा जी, उसका बेनिफिट ये है कि उससे फॉरेन करेंसी आती है, वो फॉरेन करेंसी की सप्लाई का काम करता है, फॉरेनर्स का यहाँ आएंगे तो इंडियन रुपी मांगेंगे, अपनी करेंसी देंगे, ठीक है, तो वो सप्लाई का काम है। इसी तरीके से एफडीआई सुना होगा आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड है, और एफडीआई का मतलब है इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेनर्स। अगर कोई भी फॉरेन नेशन, कोई भी अदर नेशन हमारे नेशन में आके इन्वेस्ट करता है तो वो भी रुपीस में होगी इन्वेस्ट, तो वो रुपी मांगेंगे, अपनी करेंसी देंगे, सप्लाई हुआ। इसी तरीके से ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब अदर कंट्रीज ही हैं, तो अदर कंट्रीज से अगर कोई ग्रांट या डोनेशन हमने रिसीव किया तो वो भी किसका काम करेगा, हमारे लिए सप्लाई का। तो बेसिकली ये क्या है, सोर्सेज है डिमांड के, ये सोर्सेज हैं किसके, सप्लाई। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम डिमांड और सप्लाई क्यों करते हैं, कौन करता है डिमांड, डिमांड